आज का दिन बंगाल में राजनीतिक वॉर के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि जिस नंदीग्राम में सियासी संग्राम छिड़ा है, हो सकता है वो आज महासंग्राम में तब्दील हो जाए। दीदी और शुभेंदु अधिकारी दोनों ही आज नंदीग्राम में होंगे। बंगाल की सियासत का बुधवार। आमियो हिंदू घरेर मेये, आमार साथे हिंदू कार्ड खेलते जाबेन ना। बंगाल की बेटी बनाम नंदीग्राम के भूमिपुत्र की जंग। 10 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। हल्दिया से दीदी का नामांकन तो शुभेंदु करेंगे रोड शो। आमार नाम तोमार नाम, सिंगूर भागोड़ नंदीग्राम। नंदीग्राम के लिए ये नारा साल 2007 में दीदी ने दिया था और उसके बाद भूमि ग्रहण अधिग्रहण आंदोलन में बड़ी जीत हासिल करके वो 2011 में बतौर सीएम राइटर बिल्डिंग तक पहुंची थी और वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की उनकी लड़ाई उसी नंदीग्राम पर आकर टिकी। सियासत वो अग्नि परीक्षा है जिससे रोजाना गुजरना पड़ता है, तब जाकर एक नेता जननेता बनता है और दीदी भी इसी गुण में माहिर है। वो उन्होंने अपने नामांकन से पहले बता दिया। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हालांकि दीदी के इस मंत्रोच्चार पर शुभेंदु अधिकारी ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ममता ने गलत मंत्रोच्चार कर बंगाल की संस्कृति का बार बार अपमान किया। इससे पहले भगवान राम का अपमान किया है कई बार। गलत सरस्वती मंत्रोच्चार किया, फिर से रैली में गलत मंत्रोच्चार किया है दीदी ने। ऐसे ही बंगाल की संस्कृति का बार बार अपमान किया है ममता बनर्जी ने। जो बंगाल का अपमान करते हैं उनको बंगाल की जनता नहीं चाहती है। आरोपों से बेपरवाह मंगलवार को दीदी का अलग अंदाज जमीनी स्तर पर भी दिखा। जब वो नंदीग्राम में राजनीति तो संकेतों की कर रही थी, लेकिन संदेश साफ तौर पर बीजेपी के लिए था कि चुनावी अखाड़े में उतर ही गई हैं तो धार्मिक दांवपेच भी वो जानती है और जरूरत पड़ने पर वो चाय की चुस्की के साथ विरोधियों की चुटकी भी ले सकती है। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। যারা 30-70 করছে বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, বলুন ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। दीदी को ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि बीजेपी उन पर लगातार तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर की सीट छोड़कर नंदीग्राम गई इस उम्मीद में कि वहां पर जो 30% मुस्लिम आबादी है उसके भरोसे वो ये सीट जीत सकेंगे। पर अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद ये काफ़ी ना हो, इसलिए वो हिंदू होने की बात करने लग गई हैं। मंगलवार को दीदी ने अपनी पॉलिटिकल पिक्चर का जो ट्रेलर दिखाया उसकी बड़ी तस्वीर आज भी दिखेगी, जब नामांकन से पहले वो नंदीग्राम के शिव मंदिर जाएंगी। इसके बाद स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगी, फिर हेलीकॉप्टर से हुगली नदी के तीर पर बसे हल्दिया जाएंगी और दोपहर 3:30 बजे के करीब एसडीओ दफ्तर में अपना नामांकन भरेंगी। लेकिन नामांकन भरने से पहले दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हल्दिया की मंजूश्री मोड़ से लेकर एसडीओ के दफ्तर तक रोड शो करेंगी। दीदी के नामांकन तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उनके लिए अखंड दीप पूजा होगी। दीदी के घर यानी काली घाट में ही महाप्रभु जगन्नाथ देव की पूजा का आयोजन किया जाएगा। लड़ाई चुनावी है, इसलिए दरकार भगवान के साथ साथ जनता के आशीर्वाद की भी है और मंगलवार को इस आशीर्वाद की गारंटी भी दीदी ने लोगों से मांगी। যদি আপনারা মনে করেন আমার দাঁড়ানো উচিত না, আমার কালকে নমিনেশন আছে, আজকে বলে দিন আমি চলে যাব, আমি তাহলে দাঁড়াবো না, আমার দরকার নেই। আর যদি মনে করেন আমি আপনাদের ঘরের মেয়ে, আপনাদের এই আন্দোলনের লোক, তাহলে আমাকে বলবেন, তাহলে আমি আগামীকাল নমিনেশন জমা দিতে যাব। এটা আপনাদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে তবেই আমি বলবো।
दीदी फुल कॉन्फिडेंस में है, लेकिन नंदीग्राम जीतना उनके लिए आसान भी नहीं होगा, क्योंकि उनके और जीत के बीच शुभेंदु अधिकारी खड़ी हैं, जो कभी टीएमसी के सिपहसालार रहे, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी के सारथी हैं। 8 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु को खुद पर ये भरोसा इसलिए है क्योंकि वो मानते हैं कि इलाके में टीएमसी से बड़ी उनकी पहचान है। इसीलिए वो 10 सालों से इलाके के विधायक रहे और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नंदीग्राम में आज शुभेंदु अधिकारी अपने नए चुनावी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले सुबह 10 बजे जब दीदी शिव मंदिर में पूजा कर रही होंगी, तब उसी वक्त नंदीग्राम के टेंगुड़ा मोड़ से जानकीनाथ मंदिर तक के लिए उनका रोड शो निकलेगा। शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को अपना नामांकन भरेंगे। हार जीत की इस जंग में जनता विजय तिलक किसका करेगी, इसके लिए मतदान 1 अप्रैल को होगा। लेकिन दीदी अभी से जनता से विरोधियों को अप्रैल फूल बनाने का आह्वान कर रही हैं। এখানে ভোট আছে 1 এপ্রিল, তাই তো? ওদের এপ্রিল ফুল করে দেবেন। টাকা দিলে টাকাটা কি করতে হয় আপনারা জানেন, কিন্তু ভোটের বাক্সে এপ্রিল ফুল করে দেবেন। কিন্তু 1 এপ্রিল নন্দীগ্রামে খেলা হবে, ভয় দেখালে ভয় পাবেন, টাকা দিলে ভোট দেবেন, তাহলে 1 এপ্রিল খেলা হবে, খেলা হবে। तो बस इंतजार कीजिए 1 अप्रैल का, क्योंकि आने वाले 20 दिन अभी नंदीग्राम के लिए महासंग्राम से कम नहीं होगा। संसद देश की सबसे पवित्र जगह है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन यहाँ भी असंसदीय शब्द, असंसदीय जुमले ये सब बोले जाते हैं। आज आलम यह है कि असंसदीय शब्दों और जुमलों की संख्या करीब 2000 हो गई है। संसद में अब 2G, 3G, जीजा जी ये सब कहकर संसद में तंज नहीं कसा जा सकता है। 20 मई 2014 को जब संसद की सीढ़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़ रहे थे, तो उससे पहले संसद के सजदे में वो वैसे ही झुक गए जैसे कोई भक्त मंदिर में अपना सिर झुकाता है। ये बताने के लिए काफी है कि संसद की मर्यादा क्या है, लेकिन ये मर्यादा अक्सर तार-तार हो जाती है जब इसके सदस्य ही असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ताजा मामला 12 फरवरी का है, जब जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने आम बजट पर चर्चा करते हुए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल 4 बार किया जिसे असंसदीय बताना पड़ा। मेरा अनुभव, अपना अनुभव ये है कि इस सदन में जो सदस्य पहली बार भी चुनकर आता है, वो इस बात को जानता है कि ये सदन परंपराओं और नियमों से चलता है। लेकिन अगर कोई 4 बार के चुन के आया हुआ सांसद अगर इस बात को नहीं जानता, तो ये सदन की गलती नहीं है महोदय, लेकिन वो नहीं जानता चलेगा, हमें इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन अपनी अनभिज्ञता के कारण वो सदन की परंपराओं को, सदन के नियमों को ठोकर मारे, ये सदन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस पर छोटा हंगामा हुआ और स्पीकर के आदेश पर उस शब्द को कार्यवाही से हटा दिया गया। उससे पहले राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर हंगामा हुआ। नाम सब जानते हैं। अब भले ही आपके घरों में हम दो हमारे दो, एक ही परिवार, 2 बच्चे, दीदी, जीजा जी जैसे शब्द पारिवारिक रिश्तों को तय करते हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही से इनको निकालना पड़ा। हम दो हमारे दो। लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं जैसे हम लोग कभी बंद कमरों में भी नहीं सोच सकते थे। उस तरह की टिप्पणियां सार्वजनिक की जाती हैं और उसको लाइक्स दिलाए जाते हैं। जाहिर तौर पे इससे लोकतंत्र का मिजाज लहलुहान होता है। आप जब अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, तो हो सकता है तत्काल आपको तालियां बजाई जाएं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, आकलन करिए कि लोकतंत्र के मिजाज का, स्वरूप का, उसके चरित्र का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर से अगर यहाँ की मर्यादा या भाषा के उन चयन में कहीं होता है तो वो रिफ्लेक्ट पूरे भारत के लिए करता है। तो हम सब की कोशिश होती है कि इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब पूरी दुनिया हमारी इस कार्रवाई को देख रहा है, अगर विचारों में खुलापन हो तो कई बातें हास्य होती हैं, लेकिन कड़वाहट भरे तो हास्यास्पद बन जाती हैं।
24 साल पहले संसद की एक बहस देखिए जिसमें कैसे तीखी बातों को हंसी में उड़ा दिया गया। भाई नरसिंह राव तो मौन साधे बैठे हैं, भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगा, ललिता पवार, what is unacceptable? If it is her experience about him, why to be लोकसभा कार्यवाही नियमावली की नियम संख्या 380 में लोकसभा अध्यक्ष को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो अगर किसी शब्द को अमर्यादित या गलत मानते हैं तो उसे सदन की कार्यवाही से हटा सकते हैं। यानी दोनों सदनों के सांसदों का ये मानना तो जरूर है कि संसद भवन में कोई भी बात मर्यादा के दायरे में रहकर ही की जानी चाहिए, क्योंकि संसद भवन पहुंचने वाले सांसद देश के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं। उसके साथ ही देश के संसद में कही जाने वाली बात सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखी और सुनी जाती है, और अगर भाषा अमर्यादित होती है तो उससे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचता है और संसद की गरिमा भी गिरती है। सहयोगी प्रशांत वर्मा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटकों से भरी कार के मामले में जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज से बड़ा सुराग मिला है। बावजूद इसके उनके हाथ अब तक खाली है। कार पर दावा करने वाले मनसुख हिरेन की मौत और केस के किरदारों ने पूरी गुत्थी को और उलझा दिया है। एंटीलिया कांड में सुराग बनी कार। एंटीलिया कांड में मिला पीपी कनेक्शन। बम वाली कार से जुड़े नए किरदार। मुकेश अंबानी के दरवाजे तक धमाके का सामान कौन लाया, कैसे लाया और क्यों लाया? इनका जवाब ऐसी पहेली में बदल चुका है कि उसे जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही है वो उतना ही उलझती जा रही है। एनआईए के एक आईजी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम जांच के लिए मुंबई रवाना होने जा रही है। ये जांच टीम एंटीलिया के मुख्य सुरक्षा अधिकारी समेत अनेक अहम लोगों से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक ये जांच टीम इस बात की भी जांच करेगी कि इस मामले के कथित मुख्य गवाह मनसुख हिरेन की मौत के तार कहीं इस साजिश से तो जुड़े नहीं हैं। जांच एजेंसियों के पास सुराग के नाम पर अब तक वो कार ही है जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, लेकिन ये कार अब सुराग से ज्यादा सस्पेंस में बदल गई है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में कल रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। अचानक हुई बारिश और हल्की हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी होने लगा है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां मंगलवार रात को मौसम ने करवट ली और हवाओं के साथ तेज बारिश भी हुई। अचानक हुई इस बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा राष्ट्रपति भवन बारिश के बाद और खूबसूरत नजर आने लगा। मौसम बदला तो लोग अपने घरों में क्यों रहते? लोग इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए घरों से बाहर निकल गए। कड़कती धूप और गर्मी से राजधानी दिल्ली के लोगों को राहत मिली है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हैं, जहां सकते हैं कैसे लोग जो हैं यहाँ पर तमाम पर्यटक जो हैं अपने परिवार समेत, दोस्तों समेत मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आए हुए हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर में बारिश हुई है। आज उत्तराखंड में नया सीएम चुना जाएगा। नए सीएम के तौर पर कई नाम रेस में हैं, लेकिन इनमें असली दावेदार कौन होगा, इसको लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। इतना तो तय है कि कल उत्तराखंड में नया सीएम शपथ ले लेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज सुबह 10 बजे देहरादून के बीजेपी दफ्तर में उत्तराखंड विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक होगी। सीएम के तौर पर जिन नामों की चर्चा है उनमें पहला नाम राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी का है। 2018 में बलूनी उत्तराखंड से राज्यसभा पहुंचे थे। केंद्र और उत्तराखंड सरकार के बीच तालमेल के लिए बलूनी को जाना जाता है। मुख्यमंत्री की रेस में दूसरा नाम कुमाऊं क्षेत्र के कद्दावर नेता सांसद अजय भट्ट का है। तीसरा नाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का है। मुख्यमंत्री के तौर पर एक और नाम सामने आ रहा है, वो है धन सिंह रावत का। धन सिंह रावत श्रीनगर सीट से विधायक हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को शाम 4 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया के सामने आए तो लाख छिपाने के बाद भी उनका दुख साफ झलक गया।
पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। अब इस उठापटक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। भाजपा जब जब आई है उत्तराखंड में तब तक राजनीतिक अस्थिरता लाई है और हमेशा उन्होंने विकास विरोधी सरकार दी है। अब देखिए ना, राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है। कोरोना वैक्सीन तक के नाम पर राजनीति हो रही है। राजस्थान सरकार का आरोप है कि केंद्र से उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वहां टीकाकरण रुक गया है। करीब 21-22 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। पिछले 8-9 दिन में 1 लाख वैक्सीन वेस्टेज हो गई। अब हमारे पास वैक्सीन बची नहीं है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री के इस बयान के बाद राज्य और केंद्र सरकार वैक्सीन के आंकड़ों को लेकर भिड़ गए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि राजस्थान को वैक्सीन के 37,61,000 डोज दिए गए हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने कहा कि 31,45,340 वैक्सीन की डोज ही मिली है। केंद्र सरकार का दावा है कि राजस्थान में 8 मार्च तक 24,28,000 टीके लगाए गए हैं, जबकि राजस्थान सरकार का कहना है कि 8 मार्च तक 23,26,975 वैक्सीन ही लगाई गई। पूरे विवाद में सीएम गहलोत भी कूदे और ट्वीट कर उन्होंने वैक्सीन का पूरा लेखा जोखा दे डाला। केंद्र से वैक्सीन के 31,45,340 डोज मिले। सेना को 2,15,000 डोज दिए गए। इस तरह बचे 29,30,160 डोज। इसमें से 8 मार्च तक 23,26,975 डोज दिए जा चुके हैं। 1,62,888 वैक्सीन खराब हो गई हैं, जिसके बाद राज्य में 8 मार्च को 4,40,297 वैक्सीन ही उपलब्ध थी। राज्य में हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में 8 मार्च से सिर्फ 2 दिन तक ही वैक्सीनेशन होगा। गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील की है कि जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध कराएं और राजस्थान के बारे में गलत जानकारी न दें। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। दादर और नागर हवेली से सांसद मोहन डेलकर के सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। इसी साल फरवरी में मोहन डेलकर ने मुंबई के एक होटल में सुसाइड कर लिया था और अपने 15 पन्नों के सुसाइड लेटर में उन्होंने कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। कई लोगों के नाम लिखकर उन्होंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपने अब तक एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग राजनीतिक अवतार देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको उनका पहाड़ी वाला अंदाज दिखाने जा रहे हैं। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। पल भर पहले पावरी के अंदाज में कार्रवाई की चेतावनी दे रहे शिवराज सिंह पल भर बाद ही बॉलीवुड के टाइगर अंदाज में आ गए। टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पे निकला है। शिकार भूमाफियाओं का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार मां बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का। इंदौर में चमोली देवी मेडिकल सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पहुंचे शिवराज ने इस अंदाज में भूमाफियाओं को चेतावनी दी। एमपी में जब से बीजेपी की शिवराज सरकार दोबारा सत्ता में आई, भूमाफियाओं पर कार्रवाई तेज हो गई। 1 अप्रैल 2020 से अब तक लगभग 1500 भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई है। शिवराज सरकार ने अभी तक भूमाफियाओं के कब्जे से 3300 एकड़ से अधिक जमीन को छुड़वाया है, जिसकी कीमत करीब 8800 करोड़ रुपए है। पिछले 11 महीने में 1500 भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई। तब आपको हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर आज बीजेपी सरकार की अग्नि परीक्षा है। बहुमत साबित करना खट्टर सरकार के लिए कितना मुश्किल है, ये जानिए इस रिपोर्ट के अंदर। किसान आंदोलन के बाद से सड़क पर लोगों का गुस्सा झेल रही हरियाणा की खट्टर सरकार की अब सदन में परीक्षा होने जा रही है। खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है और इसको लेकर दोनों में राजनीतिक तू-तू-मैं भी शुरू हो गई है। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। जो इंडिपेंडेंट उनको समर्थन कर रहे थे उनने विड्रॉ कर लिया। अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर वोट पड़ेंगी, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस से विश्वास मत हासिल करना चाहिए। उनका आपस में विश्वास नहीं है। चारों खाने चित गिरेंगे विधानसभा के अंदर। हरियाणा सरकार की समस्या ये है कि किसान आंदोलन की वजह से सहयोगी जेजेपी पार्टी के विधायक भी विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं।
और अपनी पार्टी पर सरकार से समर्थन वापसी का दबाव बना रहे हैं। जो और लेता है मेरे साथ के जेजेपी के या बीजेपी को जाके एक बार गई अपने अपने हल्कों में की रैलियां करें तो पता लग जाएगा सबको कहाँ जाने की जा सकते हैं। बिल्कुल मानता हूँ सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हाँ बिल्कुल साथ दे, छोड़ देनी है। हरियाणा में बहुमत के गणित की बात करें तो बीजेपी के पास 40 और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, जबकि 7 निर्दलीय में से 5 सरकार के समर्थन में हैं। 90 विधानसभा वाली हरियाणा में अभी 2 सीटें खाली हैं, जिसकी वजह से बहुमत का आंकड़ा 45 है। यानी सब कुछ ठीक रहा तो सरकार पर कोई खतरा नहीं। लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा ने पहले ही बीजेपी जेजेपी विधायकों को चिट्ठी लिखकर सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की है। किसान आंदोलन के बाद बने विरोध के माहौल में अगर सीएम खट्टर सरकार बचाने में कामयाब रहते हैं तो ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी। आज देश की ताकत से जुड़ी 2 बड़ी तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक तरफ सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अपना 52वां स्थापना दिवस मना रही है, तो वहीं थोड़ी देर में नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होगी आईएनएस करंज पनडुब्बी, जो कि साइलेंट किलर के नाम से मशहूर है। वो इसलिए क्योंकि ये पनडुब्बी बिना किसी आवाज के दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर तबाह कर देती है। मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला उनके साथ है श्री सुबोध कुमार तो 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि देश की ताकत को बयां करती है। आज सीआईएसएफ अपना 52वां स्थापना दिवस मना रही है, तो वहीं दूसरा कार्यक्रम मुंबई में चल रहा है जहां आईएनएस करंज पनडुब्बी आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रही है। करंज को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है क्योंकि बिना किसी आवाज के ये दुश्मन को उसके ही इलाके में ध्वस्त करने के लिए काफी है। आज देश की ताकत बढ़ाती एक तस्वीर आपके सामने हमने रखने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है आईएनएस करंज पनडुब्बी, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये दुश्मन पर ऐसा वार कर सकती है बिना उसके अंदाजा लगाए कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये तस्वीरें सीधे आप मुंबई से देख रहे हैं जहां पर ये पनडुब्बी आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी और देश की ताकत बढ़ाएगी। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, करमवीर लांबा जो कि नौसेना प्रमुख है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। कार्यक्रम लगातार मुंबई में चल रहा है, वहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस करंज नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। वाराणसी के एक निजी अस्पताल में आग लग गई है। बिल्डिंग में डॉक्टर और मरीज फंसे हुए लोगों को खिड़की तोड़कर निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सिगरा क्षेत्र में लगी इस आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी मौजूद है। आपको बता दें वाराणसी का सिगरा इलाका बहुत ही संकरा इलाका है, ऐसे में आग बुझाने की जो तमाम कोशिशें है इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन अस्पताल के अंदर कई डॉक्टर और मरीज फंसे हुए जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खिड़की तोड़ते हुए आप एक शख्स को देख सकते हैं, खिड़की तोड़कर लोगों को अस्पताल से बाहर निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। वाराणसी का ये निजी अस्पताल है जिसमें आग लग गई है। आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल सका है, लेकिन खिड़की तोड़कर लोगों को बाहर निकालने की कोशिशों की तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वाराणसी का सिगरा इलाका है जहां एक निजी अस्पताल में एकाएक आग लगे। फायर ब्रिगेड की यानी दमकल विभाग की 2 गाड़ियां इस वक्त मौके पर आग बुझाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है और शीशा तोड़कर, ये कांच तोड़कर कोशिश की जा रही है कि इसी के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा सके। यानी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बताती हैं कि आने जाने के जो रास्ते हैं हो सकता है वहां पर भी आग लगी हो, इसलिए शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आज सियासी महासंग्राम की भी तस्वीर दिखेगी। যদি আপনারা মনে করেন আমার দাঁড়ানো উচিত না, আমার কালকে নমিনেশন আছে, আজকে বলে দিন আমি চলে যাব, আমি তাহলে দাঁড়াবো না, আমার দরকার নেই। मंगलवार को नंदीग्राम में ममता बनर्जी कुछ इसी अंदाज में लोगों से रायशुमारी करती नजर आईं और आज वो विधानसभा के लिए नामांकन भरेंगी। ममता हेलीकॉप्टर से हल्दिया जाएंगी और दोपहर 3:30 बजे के करीब एसडीओ दफ्तर में अपना नामांकन भरेंगी। लेकिन नामांकन भरने से पहले ममता हल्दिया के मंजूश्री मोड़ से लेकर एसडीओ के दफ्तर तक रोड शो करेंगी। ममता के नामांकन तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उनके लिए अखंड दीप पूजा होगी। एक तरफ ममता नामांकन भरेंगी तो आज सुबह 10 बजे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी विजय रथ लेकर नंदीग्राम की सड़कों पर निकलेंगे। नंदीग्राम में आज शुभेंदु अधिकारी अपने चुनावी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे से नंदीग्राम के टेंगुआ मोड़ से जानकीनाथ मंदिर तक शुभेंदु अधिकारी का रोड शो निकलेगा। शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को अपना नामांकन भरेंगे। नंदीग्राम के मन से कल दीदी ने शक्ति पाठ किया था। शुभेंदु अधिकारी ने उस पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि दीदी का मंत्रोच्चार गलत था।
और देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी गर्मी के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे ममता सरकार को झटका लगा है। अटैक ऑन आवर नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी। करीब 3 महीने पहले पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया था। इस मामले में चुनाव आयोग ने ममता सरकार को अब बड़ा झटका दिया है। नड्डा की सुरक्षा में इस चूक के केस में चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र का तबादला कर दिया है। चुनाव आयोग ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को यह हिदायत दी है, चुनाव से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी न दी जाए। चीफ सेक्रेटरी को सुबह 10 बजे तक कार्रवाई के बारे में चुनाव आयोग को बताना है। वीरेंद्र की जगह चुनाव आयोग ने वी निरंजन को नया डीजीपी बनाया है। डीजीपी को पद से हटाने पर बंगाल में सियासी गर्मी फिर बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब नड्डा की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय ने डीजीपी को सम्मन भेजकर दिल्ली बुलाया था, तब ममता सरकार ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया था। पूर्व डीजीपी वीरेंद्र पर टीएमसी के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी भी उन पर पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगा चुकी है। इस बार आदेश सीधे चुनाव आयोग से आया है, तो अमल करना ममता सरकार की मजबूरी है। लेकिन ममता सरकार इस मामले में अपनी खींच बीजेपी पर निकालेगी, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, बंगाल में चुनाव का रंग रैली और मंचों से उतरकर अब मिठाई की दुकानों तक भी पहुंच गया है। थाली में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम हर पार्टी के चुनाव चिन्ह वाली मिठाई रखी है। इन पार्टियों में भले ही सियासी कड़वाहट हो, लेकिन इस चुनावी थाली में आकर मिठास ही सबका एक अस्थायी भाव बन जाता है। बैलेट के मोल भाव में भले ही हर राजनीतिक पार्टी की कीमत अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर हर पार्टी 20% में मिठास घोलने की गारंटी देती है। ये बार भी राज्य विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, उसके बारे में सब सिंबल बना के आदमी लोग को पेश कर रहा है। सिलीगुड़ी की ये मिठाई की दुकान पहले भी इस तरह की मिठाइयाँ बनाती रही है। पिछले साल इस दुकान ने आईपीएल की थीम पर मिठाइयाँ बनाई थी। अब चुनावी माहौल को देखते हुए पार्टी के चुनाव चिन्ह वाली मिठाइयाँ बनाई गई हैं। हमको तो सभी सिंबल का चाहिए, जो ज्यादा मीठा होगा उसके बारे में सोचेंगे। चुनाव में पार्टियों के दिल मिले या न मिले, लेकिन इस थाली ने सभी पार्टियों के स्वाद तो मिला ही दिए हैं। लखनऊ से सटे मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे की पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया। सांसद के बेटे आयुष ने वीडियो में पत्नी पर आरोप लगाया, तो पत्नी अंकिता ने भी जवाब में कई आरोप जड़ दिए। मुझे पहले ही धमकी दी थी कि मैं तुमको फंसाऊंगा अगर तुम अपने भाई के खिलाफ मेरे लिए बयान नहीं दोगी। अंकिता ने इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद मांगते हुए सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट जांच की भी मांग की और पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप भी जड़ दिया। उनके पिताजी के, क्योंकि पिताजी एक बड़े ओहदे के नेता हैं, तो पुलिस प्रशासन उनके दबाव में है। मियां बीवी के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सास ससुर भी कूद गए। अगर उसे गोली मारने के लिए कहा था तो उसको अपनी बहन से, अंकिता से बताना चाहिए था कि आयुष गोली मारने के लिए मेरे कह रहा है। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। अब पूरे मामले में सास बहू और साजिश का खेल तो चल ही रहा है, लेकिन आयुष फरार है। सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने इसी महीने 3 मार्च को दावा किया कि अज्ञात हमलावरों ने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन बाद में अंकिता के भाई ने कबूल किया कि आयुष ने उसके हाथों खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी। अंकिता का भाई पुलिस की गिरफ्त में है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।